तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। जो हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है सेकेंड सेमेस्टर में, तो फोर्थ तो नहीं है, उसमें फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है ये, राइट। तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आप ध्यान रखेंगे, right? And the aim of that experiment is to determine the frequency of AC mains using a sonometer and an electromagnet, right? तो even सोनोमीटर का आपने नाम सुन रखा होगा, प्लस टू में एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कर रखे होंगे, राइट? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो कई सारे मतलब इंटरेस्टिंग आपके प्लस टू लेवल का यहाँ कॉन्सेप्चुअल टर्म है और जिसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए पहले, राइट? तो देखो मैं यहाँ पर बॉदर जरूर करूंगा क्योंकि मेरी हैबिट है कि हर एक कीवर्ड्स को बॉदर करना है ना, और उससे हमें ही बेनिफिट होता है। अगर हमारे फिजिक्स में हर एक कीवर्ड्स को बॉदर करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो चीजें हमें और अच्छे से समझ में आने लगती है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी के मीनिंग मालूम होना चाहिए, राइट? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, राइट? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कोई चीज कितना ऑसिलेट हो रहा है, कितना वाइब्रेट हो रहा है, राइट? वो चेंज हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, राइट? एसी का मतलब क्या है? एसी मीन्स, राइट, एसी का मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कह सकते हैं। मेंस का मतलब है कि जो हमारे घर में या फिर कहीं पर भी सप्लाई जो आती है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम कहते हैं एसी मेंस, राइट? जो बैटरी से लेते हैं उसको डीसी कह सकते हैं, राइट? और यहाँ पर हम जो डायरेक्ट वायर से जो सप्लाई, जैसे फैन ऑन कर लेते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वो एसी सप्लाई पे ही चलते हैं, राइट? नो डाउट इन्वर्टर भी घर में रहता है, बट वो डीसी स्टोर रहता है वहाँ पर बैटरी में, उसको फिर चेंज करके वो एसी से यूज करते हैं, राइट? तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत डिटेल में आपने प्लस टू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखे हैं चैप्टर में, राइट? सो हम किस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करना चाहते हैं एसी मेंस का फ्रीक्वेंसी? विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। With the help of these two devices, we can calculate the frequency of AC bands, right? ऐसे कई सारे और भी प्रोसीजर हैं और सारे मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी AC bands का कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले कि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होती कितनी है एसी में का। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है एसी का? फ्रीक्वेंसी, एसी यानी एयर कंडीशन नहीं, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? किसी को मालूम हो तो आप लोग अनम्यूट करके एक कोई स्टूडेंट जिसको मालूम हो वो बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है? कोई बताएंगे? भूल गया हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? आपने ध्यान रखेंगे, राइट? ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जो है दैट इज 50 हर्ट्ज। अब इंडिया का वर्ड हमने यहाँ पर नेम क्यों ले लिया? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, राइट? जैसे आप यूएसए में चल जाएंगे तो ये 50 हर्ट्ज नहीं होगा, दैट में बी 60 हर्ट्ज, राइट? तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, दैट में वैरी, राइट? तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे घर में जो इंडिया में सप्लाई होती है दैट इज द 50 हर्ट्ज। इसका मीनिंग है कि वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ा है कि टाइम के साथ जिसका ऑसिलेशन चेंज होता है, जिसका एम्पलीट्यूड वेरी हो पीरियडली पार्टिकुलर टाइम के साथ, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, राइट? यानी कि एक सेकंड के अंदर इसका ऑसिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 टाइम्स, राइट? तो इसके लिए ऑपरेटर्स क्या यूज कर सकते हैं हम? फर्स्ट वन इज सोनोमीटर। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि सोनोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से, राइट? तो सोनोमीटर से ये विद स्टील वायर, स्टील वायर आप देख सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट्स पे यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ये जो ए से लेकर के पी या इवन यहाँ तक क्लैम्प किया गया, दैट इज द स्टील वायर, राइट? इवन आपने सोनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब देख सकते हैं। तो सोनोमीटर विद स्टील वायर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बैलेंस, वेट बॉक्स, मीटर स्केल,
एंड अ क्लैंप स्टेट, राइट। तो ये सारे पार्ट्स हम इसमें यूज करते हैं। तो जनरली अब यहाँ पर हम बॉदर नहीं करना जा रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इवन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं, आप उसको अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम लिमिटेशन है, तो हम लोग बॉदर करते हैं कि और बाकी चीज़ें जो थ्योरी पोर्शन है उसका जो प्रोसीजर है, किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्या प्रिकॉशन है, ये सारी चीज़ें हम बॉदर करते हैं। राइट, जस्ट यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर को बॉदर कर दूँ, ये मेजर पार्ट है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए इस तरह से ट्रांसफार्मर आपने देखे ही होंगे, हमारे लीला के मोहल्ले में हर जगह लगा रहता है पावर को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पावर को ट्रांसफर करने के लिए इसी पावर सप्लाई को ही मतलब कम ज्यादा करके ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के ट्रांसफार्मर हमने पढ़ रखे हैं इवन प्लस टू में, एक स्टेप डाउन होता है, एक स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि 240 हमें इनपुट में जो मिलता है उसको हम डाउन कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के हेल्प से। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, राइट, यानी कि 240 है तो उससे हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है ट्रांसफार्मर यूज करके, राइट। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो इस तरह से कॉइलिंग कर दी गई है, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। फॉर्मुलेशंस को बॉदर करते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, देखिए यहाँ पर। तो जनरली फॉर्मुलेशंस जो है दैट इज if a sonometer wire of length small l and that is straight between two knife edges। देखिए ध्यान से देखना है कि यहाँ पर नाइफ एजेस के, दो नाइफ एजेस के बीच में ये नाइफ एजेस है C और D के अप्रॉक्स, जो मैंने एक बार प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में फलक्रम जो दिखाया था ना, फलक्रम दिखाया था जिसपे हम पार पेंडुलम को, पैटर्न पेंडुलम को होल्ड करके और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसी तरह का ये भी पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पर नाइफ एजेस यहाँ पर बोल रहे हैं, राइट। तो दो नाइफ एजेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एल, राइट। वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ऐसा नहीं कि ए से लेकर के और यहाँ तक, ये एल नहीं है, ये जस्ट टू नाइफ एजेस के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल एल डिस्टेंस बोला है, लेंथ अंडर टेंशन टी, और उसमें अब इसमें लोड हैंग करेंगे तो उसमें टेंशन तो जनरेट होगा ही, राइट। एंड मास पर यूनिट लेंथ m, उसमें मास उस पर हैंग करेंगे, एंड is once plugged and then released, it execute transverse vibration and emits a note of fundamental frequency n hertz that is given by this n is equal to 1/2l square root t by m, right। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुलेशन ये दिया गया है, दैट इज द फंडामेंटल नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हम जस्ट इसको एफ फिजिकल टू, उसका फॉर्मुलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा लास्ट में, उसको एफ फिजिकल टू n by 2 हो जाता है, राइट। तो ये 1/4l स्क्वायर रूट t by m हो जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, राइट। तो ये सारा कुछ आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से इसके बारे में बता रखा है, राइट। इसको मैं इनमें ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा हूँ। मेन हम लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि सप्लाई जो इंडिया में है दैट इज 50 हर्ट्ज, यानी कि पावर सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। तो ये मैं इसको नेक्स्ट वाले में, तो फॉर्मुलेशन से यहाँ पर मैं एक बार फाइनल जो यूज करेंगे, मैं जरा जूम कर दूँ। प्रोसीजर मेन फोकस करना है प्रोसीजर पे, प्रोसीजर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये फॉर्मुलेशन हम यूज करेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4l t by m स्क्वायर रूट t by m, राइट। तो ये टेंशन है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि जो लेंथ हमने l कैलकुलेट करना है उस लेंथ से इस मास जो भी कैलकुलेट करेंगे उस वायर का, राइट, मास कैलकुलेट करेंगे उस लेंथ से डिवाइड करेंगे, राइट। वो प्रोसीजर में हम बात करेंगे,
राइट। तो ये फॉर्मुलेशन यूज करना है। तो आपको अब 3 एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट कर ही लिया, आपको इवन आपने प्रीवियस सेमेस्टर में इवन +2 में आप करते आ रहे हैं, तो आपको कोई स्ट्रेटेजी मालूम होगा, क्या वे है, क्या सीक्वेंसेज है प्रैक्टिकल फाइल में सारा कुछ नोट डाउन करने का। सबसे पहले एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है, फिर क्या apparatus रिक्वायर्ड है, राइट, और उसके बाद थ्योरी में आप ब्रीफ थ्योरी लिख सकते हैं अगर आपको टीचर परमिट करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, राइट। और ऐसे ज़्यादा डिटेल में थ्योरी और प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखा जाता, उसको पढ़ने के लिए आप रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। आप एक ब्रीफ थ्योरी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल में। आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे क्या हो रहा है, राइट। और उसके बाद फिर उसका प्रोसीजर आपको लिखना है, किस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। कई लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, प्रोसीजर फाइल में नहीं लिखते हैं, बट वो बहुत ही कंपल्सन होता है, लिखना चाहिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल फाइल से पढ़ते टाइम पता चल जाएगा कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, राइट, रिवीजन टाइम में। और प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और प्रोसीजर को करते हुए, फॉलो करते हुए ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग नोट कर लेंगे। और रीडिंग नोट करने के बाद कैलकुलेशन, राइट, कैलकुलेशन के बाद फिर आपके पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए, मतलब रिजल्ट के बारे में लिखिए। और फिर प्रिकॉशंस, राइट, और परसेंटेज एरर इवन आप उसके पास रिजल्ट के पहले ही जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं, परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सीक्वेंसेज आप, ये नो डाउट आपने फॉलो कर रखे हैं, राइट। सो देखिए, प्रोसीजर फर्स्ट में सेट द सोनोमीटर एज एक्सप्लेन, जो भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में हम उसको और डिटेल में बॉदर करेंगे, राइट। जस्ट वो मतलब किट एक रहता है, वो सेट रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं रहता है, राइट। तो सोनोमीटर उस तरह से हम सेट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट मैंने किया था। सेकंड थिंग इज अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन क्लैंप स्टैंड एंड होल्ड इट 2 to 3 millimeter vertically above the center of the steel wire of the sonometer। इस स्टैंड के हेल्प से उस वायर के अप्रॉक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम वर्टिकली डिस्टेंस पे, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको क्लैंप कर देंगे, राइट। कनेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट है, सेकेंडरी कॉइल जिसको हम कहते हैं, राइट, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन क्यों यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि हमें उस पावर सप्लाई को, जैसे 230 वोल्ट आ रहा है, तो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट जितना भी पावर सप्लाई आ रहा है वो फ्लक्चुएट करता है कहीं कहीं किसी एरिया में, तो उसको हम बॉदर नहीं करते हैं। जितना भी आ रहा है उसको हमें स्टेप डाउन करके और 4 to 6 वोल्टेज चेंज कर लेना है पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर यूज करके। वो सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल लैब में अवेलेबल रहता है। स्विच द एसी मेन्स and test the magnetization of the electromagnet with the help of an iron needle, right। जैसे ही हम एसी मेन्स को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से जो उसमें स्टील वायर है दैट विल बी मैग्नेटाइज्ड, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज
हाँ जी, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट इज कट अ वी शेप्ड लाइट पेपर राइडर about 1 centimeter long and 2 millimeter wide. अब इसके लिए बहुत ही एक बारीक से मतलब पेपर को वी शेप में कट कर लेना है 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो और जो इसकी ब्रेथ हो वाइडनेस हो दैट इज 2 मिलीमीटर राइट। तो बेसिकली उसको वाइब्रेशंस के यूज करना है जैसे पेपर पीसेस इस तरह से आपको यहाँ पर जो राइडर के लिए जो राइडर किया जा रहा है। इवन प्लस टू में कई सारे ने एक्सपेरिमेंट किए हमने तो इस टाइप का कर रखे हैं पेपर पीसेस वी शेप में आप उसको कट करके यहाँ पर रख दीजिए होल्ड कर दीजिए राइट। तो ये बहुत इजी टास्क है। So bring the two knife edges close to each other and place the paper rider on the wire in between the knife edges, right? यानी कि जो भी नाइफ एजेस है और नाइफ एजेस के इन बिटवीन ऐसे काम कर रही थी ये वायर है तो इसको हमें क्लोज कर लेना है तो नियर बाय कर लेना है और उसके इन बिटवीन पेपर पीसेस को हमें यहाँ पर पुल डाउन कर देना है राइट। So see that the pole of the electromagnet is just above the center of the sonometer wire. तो हमने पहले ही सोनोमीटर वायर के सेंटर में सेट कर रखे हैं मतलब इवन ये टास्क जब हम नाइफ एजेस को उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए लास्ट में भी हमें चेकआउट कर लेना चाहिए। Now gradually increase the distance between the two knife edges till the rider begins to flutter. यानी कि इस डिस्टेंस को जब इसको इस तरह हम इस तरह मूव कर रहे हैं और इस वाले इसको हम जो नाइफ एजेस है इस साइड मूव कर रहे हैं राइट। तो कुछ जैसे जैसे डिस्टेंस इसको मूव करेंगे तो इसमें किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा कि ये फ्लटर कर देना है यानी कि इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाना है। पहले माइन्यूटली स्टार्ट होगा फिर जैसे जैसे इसका डिस्टेंस एक इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकुलर एक डिस्टेंस हो जाएगा उस पर ये प्रॉपर वे में वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा राइट। So at this stage, make the adjustment very carefully till the rider flies off at a certain fixed distances between the two knife edges. इस तरह से इसको हमें प्रॉपर वे में करना है ये टास्क सो दैट कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑटोमेटिक वाइब्रेशन करते करते क्या होगा कि ये जो पेजेस यहाँ पर हमने रखे थे स्मॉल पेपर पीसेस वो फ्लाई हो जाए इस पे से गिर जाना है राइट। यानी कि ये गिरा क्यों क्योंकि वायर में वाइब्रेशन इतना हो गया इतना वो मतलब हाई पीक हो गई वो रेजोनेंट कर गया। तो बेसिकली हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसको रेजोनेट करेगा तो ये वाइब्रेट करेगा राइट। तो उसके वाइब्रेशन से ये पेपर पीसेस गिरता है राइट। द वायर इज नाउ इन द रेजोनेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी लेंथ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी था अल्टरनेटिंग करंट का उस फ्रीक्वेंसी से इस वायर में वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी जो सप्लाई है राइट तो वो ऑसिलेट करेगा उसके थ्रू तो ऑसिलेशन की वजह से वो रेजोनेट करेगा रेजोनेट जब कर जाएगा तो ये यहाँ से ड्रॉप हो जाना है। मेजर द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू नाइफ एजेस विद द मीटर रॉड। देखिए जो स्मॉल लेंथ है वो ये है ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के मान लीजिए कि यहीं पर जैसे मैं दूसरा डायग्राम में ध्यान दे रहा हूँ इसी में ये जो इस डिस्टेंस पे ये फ्लाइज ऑफ कर गया राइट। तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल एल राइट। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा हमने डिस्टेंस मेजर कर दिया राइट। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नाइफ एजेस बाय अ फ्यू सेंटीमीटर। Repeat the above process by decreasing slowly the distance between the two knife edges till rider again flies off. एक बार हम वेट इस पे रख करके इसमें टेंशन भी जनरेट करना है क्योंकि हमने फॉर्मुलेशन में यहाँ पर टेंशन का फॉर्मुलेशन देख रखे हैं कि बेसिकली टेंशन है राइट क्योंकि हम उस पर मास जब इधर हैंग करेंगे यहाँ पर जो डायग्राम में एक बार मैं रिप्रेजेंट करूँ या कि लास्ट में यहाँ पर प्रोसीजर में बॉर्डर कर रखे हैं ये पोर्शन तो उसका भी रोल है राइट। यहाँ पर ये जो मास को जो है हैंग किया जा रहा है तो इसके वजह से इस वायर में टेंशन जनरेट होगा राइट।
तो वापस अब सेम डिस्टेंस पे इसको अनलोडिंग नहीं करना है, एक बार लोडिंग करना है, एक बार अनलोडिंग करना है। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब कि यहाँ पर जो वेट हम जो क्लैम्प कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका थोड़ा सा डिस्टेंस और इंक्रीज करके फिर से वही टास्क रिपीट करना है, राइट। Measure the length of the wire between the two knife edges. Again, the mean of the two length is the two resonant length, right? एक बार फिर से हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। और फिर दैट विल बी द ट्रू रेजोनेंट लेंथ, यानी कि उस पार्टिकुलर लेंथ पे जो सोनोमीटर का वायर था वो एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर गया, रेजोनेंट कर गया, right? Next thing is weight the weight suspended including the hanger with a trip scale balance। जो हमने उसमें मास सस्पेंड किए थे उसको वेइंग मशीन से बैलेंस से यहाँ पर एक प्रॉपर नेम दिया गया है एक बैलेंस का, दैट इज कॉल्ड ट्रिप स्केल बैलेंस। इवन जो आपने केमिस्ट्री लैब में कभी कभार देखे हैं उसके बारे में, जिसपे हम सैंपल वगैरह जब सोल्यूशन बनाते हैं तो बहुत ही प्रिकॉशन से उसमें सैंपल बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेते हैं, तो उस टाइप के इवन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिप स्केल हम जनरली नहीं यूज करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल यूज कर लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज इंक्रीज द वेट बाय हाफ अ किलोग्राम एंड रिपीट द ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। अब हमने इन लेंथ को हाफ के जी उस पर पहले रखा, फिर हाफ के जी रखा, ऐसे करके हम उसको रिपीट करते गए प्रोसेस, राइट। Take such 4 sets of observation by changing the load by 1/2 kg each time, right। सारे केसेस में हमें क्या करना है, तो इस तरह से इसमें आप वेट चेंज करके और प्रोसेस को रिपीट करना है। Now switch up the AC mains and remove the electromagnet to find the mass per unit length of the wire. Adjust the distance between the two knife edges to exactly 50 centimeter apart, right? तो जस्ट जिस पे भी हमने नाइफ एजेस रखे थे, जिस पे भी हमने उसको मार्क कर लेना है, मार्क विथ इंक पॉइंट on the wire at the position of each knife edges and cut the wire at these points। यानी कि मान लीजिए कि ये नाइफ एजेस पे इस पे हमने वाइब्रेशन कर लिए, तो यहाँ से हमने मार्क कर लिए, यहाँ भी मार्क कर लिया, राइट। और इसको यहाँ से कटर से कट कर लिए और इतने पोर्शंस को हम वेइंग मशीन पे इसको इसका मास हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, राइट। और फिर उसके लेंथ से डिवाइड करके मास पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जो ऑब्जर्वेशन में है लेंथ ऑफ द वायर, आपको ये जो दोनों नाइफ एजेस है, फलक्रम टाइप का जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा उसके बीच का मेन लेंथ है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे मीटर स्केल से, सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। मास ऑफ द वायर उसको बताया उस तरह से मास ग्राम में आ जाएगा, राइट। उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उस जो लेंथ आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ, किलोग्राम पर मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल हमें बनाना है, राइट। और फोर्थ प्रोसेस में लोड इन केजी, जो हम उसमें लोडिंग कर रहे थे हाफ केजी का, राइट। और जो उसमें टेंशन जनरेट हो रहा था, यानी टेंशन का बेसिकली वेट है, T is equal to mg and W is equal to हमें जो वेट कहते हैं उस वेट की वजह से उसमें वायर में टेंशन अपवर्ड जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पर उस मास को हम इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वाले में हाफ था, फिर 1 केजी हो जाएगा, फिर 1.5 केजी हो जाएगा, फिर 2 केजी हो जाएगा, 4 रीडिंग्स लेंगे इस तरह से, राइट। उसी के करस्पॉन्डिंग हम टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे जिस चीज से मल्टीप्लाई करके, राइट। अब लेंथ ऑफ द वायर इन अ मीटर एट रेजोनेंस, एक बार लोड इंक्रीज कर रहे थे तो L1 पे जिस तरह पे वो रेजोनेंट कर गया था वो डिस्टेंस L1 हो जाना है, और जब लोड हम डिक्रीज कर रहे थे यानी कि वेट को जब रिमूव कर रहे थे, राइट, तो अनलोडिंग हम इसको कह सकते हैं, उस टाइम फिर उसमें रेजोनेंस हुआ था वो L2 डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का फिर हम फर्स्ट केसेस के लिए मीन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं, राइट। ये सारे पैरामीटर हमें मेन तो लेंथ का है ना, लेंथ एग्जैक्ट हमें कैलकुलेट करना है, फिर इस फॉर्मुलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टेंशन की वैल्यू यहाँ से आ जानी है, मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के बता दिया, राइट। और एल
पता चल जाएगा, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता है पहले से कि जो एसी मेंस का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बेसिकली 50 हर्ट्ज, और जो भी कैलकुलेट करेंगे उससे फिर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप प्रिकॉशन देख सकते हैं, ये प्रिकॉशन है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, राइट। और कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो कि यहाँ पर हमने 1 2 3 6 एंड 7 जो इस एक्सपेरिमेंट्स का ये फर्स्ट है, 1 2 3 एंड 6 एंड 7, ये भी इसमें प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है, राइट। तो इसको अच्छे से आप कंप्लीट